सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 10वीं से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज आप लोगों को अव्यय का अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम देखेंगे कि अव्यय कहते किसे हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा कि लिंग, वचन और कारक पुरुष, इसके अनुसार जिसमें परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? सव्यय कहते हैं। उसके अंतर्गत आपका क्या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आ गए, ठीक है। लेकिन जो अव्यय है इसमें क्या होता है? देखिए, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का जो है वो क्या होता है? वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में क्या रहता है? अपने मूल रूप में बना रहता है। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द जैसे जब, तब, अभी, अगर, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर आदि शब्द आते हैं। अब इसको उदाहरण द्वारा हम और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। अब ये उदाहरण देखिए। जैसे पहला है निधि बहुत काम करती है, ठीक है। यहाँ जो निधि है, यहाँ पे देखिए निधि लड़की है, ठीक है। निधि बहुत काम करती है। और राजेश बहुत हंसता है। यहाँ पे निधि स्त्रीलिंग है और राजेश पुल्लिंग है। लेकिन बहुत शब्द देखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। दिव्येश और चिराग ये दोनों क्या हो गए? बहुवचन है। लेकिन इसमें भी देखिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुझे आज बहुत खुशी है। यहाँ पे भी आज यानी काल, ये देखिए इसमें भी काल में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कल मीरा बहुत खुश थी। काल के अंतर्गत भी आप लोग देख रहे हो कोई परिवर्तन। लिंग, वचन, कारक आदि किसी भी कारण से यहाँ पर जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, सब स्थिति में बहुत जो शब्द है देखिए आप उसी प्रकार से है, तो आपका ये क्या हो गया है? अव्यय हो गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। एक लड़का, ठीक है, ये हो गया पुल्लिंग। लड़की स्त्रीलिंग। यहाँ भी क्या है? धीरे धीरे में देखिए परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ लड़के बहुवचन हो गया, धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत सी लड़कियाँ धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। लेकिन ये शब्द इसी प्रकार से है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। काल के कारण भी यहाँ पर कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या हो गया? आपका अव्यय का उदाहरण हो गया। अब अव्यय के कितने प्रकार होते हैं देखेंगे। पहला है क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। अब एक एक करके हम सभी प्रकारों को देखेंगे। पहला आपका है क्रिया विशेषण, ठीक है। अब हम क्रिया विशेषण देखेंगे। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? जो शब्द क्रिया के बारे में, जो शब्द, ये आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय चार तरह से क्रिया की विशेष जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, क्रिया कब हुई। यहाँ पे क्रिया कब हुई यानी ये समय को बताता है, तो ये क्या हो गया? समयवाचक, ठीक है। दूसरा, क्रिया कहाँ हुई, कौन से स्थान में हुई, तो ये आपका क्या हो गया? स्थानवाचक। तीसरा, क्रिया कैसे हुई, अर्थात ये हो गया आपका रीति। क्रिया कब हुई, समय को दिखाना। क्रिया कहाँ हुई, स्थान को दिखाना। क्रिया कैसे हुई यानी उसका रीति को दिखाना। क्रिया कितनी हुई, उसके परिमाण को दिखाना, ठीक है। यहाँ उदाहरण जैसे देखेंगे, महेश कल जाएगा, ठीक है। ये कब, महेश कब जाएगा दिखा रहा है, महेश कल जाएगा, ये आपके समय को दर्शा रहा है। माँ आज अस्पताल जाएगी, ये आपके स्थान को दर्शा रहा है, माँ आज अस्पताल जाएगी। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, ये कार्य करने का तरीका है यानी रीति, धीरे धीरे। अध्यापक ने उसे बहुत समझाया। बहुत, कम, अधिक, ज़्यादा, ये क्या हो गया? परिमाण को दर्शाता है, ठीक है। तो ये बहुत क्या हो गया? आपका परिमाण
वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये 4 प्रकार है जिसे हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहला देखिए, जैसे यहाँ पे क्रिया विशेषण है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है और वहाँ पे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द, ये शब्द आप थोड़ा ध्यान में रखिए तो आपके लिए पहचानना आसान होगा। जहाँ पर, यहाँ, तेज, अब, धीरे धीरे, प्रतिदिन, ये मैं ऐसे आप लोग को नोट्स के लिए भी भेजूंगी, तो आप लोग इसे लिख कर भी रख सकते हो, ये वीडियो देखकर भी समझ सकते हो। सुंदर, वहाँ तक, जल्दी, अभी, बहुत आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे वह यहाँ से चला गया। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब पढ़ना बंद करो। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रकार हम देखेंगे। इसके प्रकार आते हैं, पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एक एक करके हम सभी को देखेंगे। कालवाचक, पहला कालवाचक, इसके अंतर्गत देखेंगे जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय, काल अर्थात उसका क्रिया कौन से समय में हुई है पता चलता है, अर्थात ये पता चले कि क्रिया कब हुई है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे भैया कल जाएंगे। कब जाएंगे भैया? कल जाएंगे। तो कल शब्द ये क्या है, उस काल को दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। देखिए, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार या कार्य के होने के काल का यानी समय का पता चले उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यहाँ पे आने वाले शब्द आपके हैं, जैसे ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर, ठीक है, आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, कब, ज़्यादा, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी। ये एक एक आपके जो शब्द है वो आप देखिए ध्यान से। कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदनंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, साय, पहले, सदा, लगातार आदि आते हैं। वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे वह नित्य टालता है। ठीक है, वह नित्य, नित्य यानी रोज, तो ये हो गया आपका क्या है, आपका हो गया यहाँ पर ये देखिए, नित्य आपका क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार वे कब गए, कब आपका क्या हो गया, कालवाचक। सीता कल जाएगी। वह प्रतिदिन खेलता है। प्रतिदिन आपका क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया किस काल में हुई है उसका पता चले उसे कालवाचक, जैसा आपका ये नाम है उसी प्रकार से इसकी परिभाषा है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखिए तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगला हम देखेंगे स्थानवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान, पहले में क्या था, काल यानी समय का पता चले, यहाँ पे स्थान यानी जगह का पता चले, उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मेहमानों को भीतर बिठाइए, यानी कौन से स्थान में बिठाना है, बाहर, भीतर, अंदर, कौन सा स्थान है ये, भीतर बिठाइए। तो ये आपका क्या हो गया है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आने वाले शब्द देखेंगे। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार यानी कार्य के होने का पता चले, स्थान, जो होने का स्थान है, पहले में समय था, अब इसमें स्थान का पता चले, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, उस पर, ऊपर, नीचे,
आमने सामने, दाएं बाएं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में देना है। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, मैं कहाँ जाऊँ, ये आपका कहाँ क्या है, दिखा रहा है, स्थान को दर्शा रहा है। तारा कहाँ और किधर गई। ठीक है, एवं किधर गई, कहाँ और किधर। ठीक है, ये आपके स्थान को दर्शा रहा है। सुनील नीचे बैठो, कहाँ बैठना है उसको, कौन सा स्थान है उसका, नीचे, ऊपर नहीं नीचे। इधर उधर मत देखो, वह आगे पीछे कहाँ चले गया, वो आगे चले गया। ठीक है, उधर मत जाओ, मत ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है उधर मत जाओ, ये स्थान को आपके दर्शा रहा है। ठीक है, ये आप लोग शब्द को ध्यान में रखिएगा तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड आपका है परिमाण वाचक। परिमाण ये नाम से स्पष्ट हो जाता है कि मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को दर्शाता है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चले कि कार्य कितना हुआ है, उस क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कमला ने काम थोड़ा किया। कमला ने काम कितना किया, थोड़ा किया। अधिक होता, ज़्यादा होता तो भी चलता। कमला ने काम कितना किया, थोड़ा। तो ये थोड़ा शब्द है, उसके काम के मात्रा को दिखा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया है। ठीक है, अब और इसमें आने वाले शब्द हम देखेंगे। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के परिमाण का पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से नाप तौल का यानी उनकी मात्रा का पता चले उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, जैसे आप देखेंगे जहाँ पर, थोड़ा, काफ़ी, ठीक ठाक, बहुत, थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, अनुमानत, सर्वथा, उतना, जितना, इतना, अत्यंत, लगभग। बस ये यानी जो उसकी मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, खूब, तेज, अधिक, जरा, कितना आदि ये सारे शब्द है, थोड़ा आप ध्यान में रखिए। अगर आप मात्रा को समझ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उदाहरण है यहाँ पे, मैं बहुत घबरा गया। तो यहाँ पर जो आपका बहुत शब्द है ये आपका क्या है, परिमाणवाचक। वह अतिशय व्यतीत होने पर भी, अतिशय, ठीक है, अतिशय ये उसकी मात्रा को दिखा रहा है कि वो बहुत अधिक व्यथित, दुखी है। उतना बोलो जितना ज़रूरी हो, उतना और जितना ये उसके मात्रा को दिखा रहा है, उतना बोलो जितना ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, ये 3 हो गया। चौथा आपका है रीतिवाचक। रीति ये नाम से स्पष्ट है कि कार्य करने का तरीका। ठीक है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति, ढंग, तरीका आदि का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तेज, जल्दी जल्दी, फटाफट, तो ये सारे क्या हो गए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आपके आते हैं। इसके शब्द आने वाले देखेंगे। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि या ढंग, तरीका आदि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द जहाँ पर, ऐसे, वैसे, अचानक। इसके अंतर्गत आने जहाँ पर, ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, एकाएक, कदाचित, यथासंभव, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, या ये सारे शब्द है। फटाफट, शीघ्रता, ज्यों त्यों आदि ये सारे जो शब्द है वो क्या है, आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देख, जैसे जरा, सहज एवं धीरे चलिए। हमारे सामने शेर अचानक आ गया, तो अचानक शब्द आपका किसको दिखाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को दिखाता है। ठीक है, अब तीसरा, ये पहला आपका देखे हम लोगों ने क्रिया विशेषण अव्यय था। ठीक है, अव्यय हमने देखा,
अव्यय के अंतर्गत हमने पहला क्रिया विशेषण अव्यय देखा। क्रिया विशेषण अंतर्गत हमने उसके 4 पॉइंट देखे, स्थानवाचक और स्थान में, और समयवाचक या कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। अब ये आपका है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट है संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा और सर्वनाम आपने पढ़ा है, आपको पता है। संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक आदि, सर्वनाम के अंतर्गत भी पुरुषवाचक, ये सब आप लोग को पता है। सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ दिखाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम अपने पिताजी के साथ दिल्ली गया, तो यहाँ पे जो के है ये विभक्ति है और साथ आपका संबंध बोधक अव्यय है। आपको पेपर में ऐसा आता है और आपको कहा जाता है कि आप संबंध बोधक अव्यय पहचानिए। मेरे घर के पास एक डाकघर है, ठीक है, के पास, तो के विभक्ति है, जो पास है ये संबंध बोधक अव्यय है, ये एक दूसरे के संबंध को दिखा रहा है। घर ये आपका संज्ञा है, ठीक है। अब ये सर्वनाम है, मेरे संज्ञा या सर्वनाम के बाद आया शब्द है जो, और ये एक दूसरे के संबंध को जोड़ रहा है, तो ये के विभक्ति लगाकर ये दिखा रहा है के पास, तो ये आपका क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। गरीबों के लिए हमारे मन में दया भाव होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतर आप देखोगे तो संबंध बोधक अव्यय में कौन से शब्द आते हैं, उसके अंतर्गत आप देखोगे तो के, का, की, रा, री, रे, के, का, की, रा, री, रे और से। अधिकतर आप उदाहरण में देखोगे ना, तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो इसके बाद जो शब्द आता है अधिकतर, वो शब्द ही आपका क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। लेकिन कभी कभी ये विभक्तियाँ नहीं होती है और फिर भी आपका शब्द जो होता है वो संबंध बोधक अव्यय दिखाता है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि ये संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ रहा है, ठीक है, बगैर विभक्ति के भी। 90% तो आपके ये शब्दों के बाद जो शब्द आएंगे वही आपके संबंध बोधक अव्यय होते हैं, तो इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध मालूम पड़ता है, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी, संज्ञा सर्वनाम के बाद या पहले भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शब्द है जहाँ पर, बाद, भर, के, ऊपर, की, और आप देख रहे हो ना, अधिकतर यहाँ पे क्या है, जो भी शब्द है मैंने जैसा आपको बताया अधिकतर इन शब्दों के बाद ही है। एकाक शब्द है जो ऐसे, जैसे यहाँ पहला उदाहरण आप देख रहे हो, मैं विद्यालय तक गया, ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया वो विभक्ति नहीं लगी हुई है, बगैर विभक्ति के ही है, ठीक है, तक गया, ठीक है। ये दूसरा है, ये संबंध दिखा रहा है, कहाँ तक, विद्यालय को जोड़ रहा है, मैं विद्यालय तक गया, तो ये विद्यालय आपका क्या है, संज्ञा है, और ये आपको जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, ये तक शब्द कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई विभक्ति नहीं लगी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यह 7 शब्दों के बाद के, का, की, रा, री, रे और से, इनके बाद आता है, और कभी कभी बगैर विभक्ति का भी रहता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि वो संबंध जोड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, स्कूल के समीप मैदान है, अब ये के बाद है ना, ये स्कूल को जोड़ रहा है किससे, स्कूल के समीप यानी पास मैदान है, तो के और समीप हो गया। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, किसके बिना, धन जो है संज्ञा, इसको कौन जोड़ रहा है, के बिना, ठीक है, यहाँ हो गया। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया, तो ठीक है, के भरोसे, ये संज्ञा किसको जोड़ रहा है, कौन, के भरोसे। अधिकतर ये शब्द होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है विभक्ति के बगैर आपके संबंध को दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप इन शब्दों को ध्यान में रखिए, तो आपके लिए समझने को आसानी होगी। ये आपका हो गया संबंध बोधक अव्यय। ये नंबर का थोड़ा गलती हो गया है, तो आप ये तीसरा आपका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है।
जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। जैसे इसमें जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं आप ध्यान देंगे। इसमें किंतु, परंतु, क्योंकि, लेकिन, अथवा, यद्यपि आदि शब्दों को क्या किया जाता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे राजन ने बहुत मेहनत की परंतु सफल नहीं हो पाया। परंतु देखिए दो शब्द यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है दो वाक्यों को, ठीक है। इसी प्रकार वह उठा और घर चला गया, और शब्द यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये शब्दों को उनको लगता है कि संबंध होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है संबंध में और, तथा, बल्कि, क्योंकि ये सारे शब्द नहीं हैं। ये शब्द किस में आपके हैं, समुच्चय बोधक में। और संबंध बोधक में कौन से शब्द हैं, जैसा मैंने बताया विभक्ति के बाद लगने वाले शब्द हैं, ठीक है, या दो वाक्य संज्ञा सर्वनाम के बाद जो संबंध दर्शाते हैं वो शब्द है। मुझे 2000 की नोट देनी पड़ी क्योंकि दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा शब्दों को। इसके लिए मैंने आप लोगों को नोट्स भी जो भेज रही हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिए, उसमें वो शब्दों को भी मैंने लिख के भेजा है, जैसे भी ये सब है। तो आपको ये ध्यान में आप रखोगे तो समझने में और आसानी होगी। अब यहाँ पे समुच्चय बोधक मैंने जैसे भी बताया, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, जहाँ पर, और, तथा, लेकिन, मगर व किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, ये सारे शब्द आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे देखिए जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, ठीक है। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। किरण और मधु पढ़ने लगे। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमज़ोर है, ठीक है। तुम जाओगे कि मैं जाऊं, ठीक है। तो आप लोग इन शब्दों को ध्यान में रखिए तो आपके लिए और समझने में आसानी होगी। अगर आप इसकी परिभाषा को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ रहे हो, तो ये शब्दों को भी ध्यान में रखोगे तो भी आपकी समझ में आएगा। सबसे अच्छा और सबसे सरल है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसको समझना और पहचानना बहुत ही आसान है। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, खुशी, भय यानी डर, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव को सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण आप देख रहे हैं, वह कितना सुंदर चित्र है। तो आप इसमें देख रहे हैं, पहला है वह कितना सुंदर चित्र है, दूसरा हाय बेचारा अनाथ हो गया है। तो जो हाय शब्द है ये आपका क्या है, छी कितनी गंदगी है। इसके पहचानने का तरीका आसान है। पहले तो इसमें ये विस्मयादि सूचक ये निशान होगा। अगर कई बार ऐसा होता है निशान न होके अल्प विराम का निशान होता है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ होता है, ये सर्वप्रथम पहले ही आता है। वाक्य शुरू होते ही ये पहले आता है, बाद में आपका ये शब्द शुरू होता है, वाक्य शुरू होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चले उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता, इन्हें द्योतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में मैंने जैसे बताया चिन्ह लगाया जाता है। वाह क्या बात है, ठीक है, वाह क्या बात है, हाय चल बसा, वाह क्या स्वाद है आदि ये शब्द होते हैं। और कई बार ये अल्प विराम का मैंने जैसे बताया वो चिन्ह भी होता है, जिससे आप लोग को पहचानना इसे आसान होता है। इससे संबंधित जो नोट्स है वो मैं आप लोग को भेज दूँगी, आप लोग बुक में लिखकर मुझे मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।